आज के करंट अफेयर्स 25 मई 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो एक स्पेशल इफेक्ट के बारे है जो अभी रिसेंटली आपके आसमान में बैंगलोर में दिखा था, जिसे कहते हैं कैलिडोस्कोप इफेक्ट। देखो, छोटे होते एक इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको याद हो, कई लोग अपना साइंस का प्रोजेक्ट भी बनाते थे या कई जगह देखने के लिए ऐसे आग पे रख के उसे गोल गोल घुमाओ, अंदर पैटर्न्स चेंज होते हुए दिखते होते थे, है ना। उसके अंदर कोई ना कोई अलग चीजें भी होती थी, अगर उसे घुमाओगे तो अलग अलग पैटर्न बनते जाते थे। देखा है किसी ने? यस सर। तो वो चीज होती कैसे है? कैलिडोस्कोप मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी के नाम से ही इफेक्ट आता है। वो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है यही देखते हैं। देखो, वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा मिरर्स होते हैं उसके अंदर। तो होता क्या है, अंदर जो सामान होता है उसके शेक करोगे पैटर्न बदल जाते हैं। तो उसे आंख पे रखे ऐसे जब भी तुम उसे घुमाते हो सामान आगे आगे गिरता रहता है, पर है क्या, आसपास दो या दो से ज्यादा मिरर्स लगे हुए हैं जो इस एंगल पे लगे होते हैं कि वो सेम पैटर्न हर साइड से दिखा रहे होते हैं। ठीक है। और वो चेंज होते रहेंगे, जैसे ही मतलब इसे फिर शफल करोगे कोई और नया पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि वो है सिर्फ रिफ्लेक्शन, मतलब पैटर्न एक साइड बन रहा है पर वो कॉपी इतनी बारी हो रहा है, मतलब दिखने में मिरर्स में रिफ्लेक्शन इतनी बारी आ रही है कि वो तुम्हें एक प्रॉपर सिमेट्री में एक पूरा पैटर्न दिखने लग जाता है। अब ये जो पैटर्न है ये आसमान में भी रेयर फिनोमिना के तौर पे अक्कर होता है। ये अभी रिसेंटली बैंगलोर में अक्कर हुआ है, जहां पे हुआ क्या, मतलब ये कैसे, जब आपका सन है, वैसे आप जब भी रेनबो देखते हो, रेनबो हमेशा एक हॉराइजन से शुरू होके ऐसे दूर कहीं बन रही होती है। पर कैलिडोस्कोप इफेक्ट में क्या होता है, जो सन है ना, सन के आसपास ऐसे रेनबो उसके चारों ओर बन जाती है, ऐसे एक हेलो की तरह बन जाता है। ठीक है, मतलब सारे रंग एक पैटर्न में इसके यहाँ पे सारे रंग होंगे। ठीक है, मतलब जैसे पूरी रेनबो दिखती है, जितने भी रंग हैं, बस दो रंग बना दिए मैंने दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सन के चारों ओर एक पूरा सर्कल में जो रेनबो बन रही है उसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, वो होता है कैलिडोस्कोप इफेक्ट। तो ये आसमान में कैसे बन रहा है, मतलब सन के चारों ओर एक हेलो, एक रेनबो जैसी हेलो क्यों बन रही है? हेलो होता है वो जो सर्कल होता है, जैसे हम भगवानों के पीछे भी दिखाते हैं ना। तो ये सर्कल जो बन गया, लाइट का सर्कल आपके सन के चारों ओर, एक पूरी रेनबो का सर्कल, ये बना तो बना कैसे? देखो, ये जो फिनोमिना होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, जब आपका पानी फ्रीज होके आइस क्रिस्टल्स बना लेता है। ये फिनोमिना आम नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके आसमान में आइस क्रिस्टल्स हों, क्योंकि जितना तुम ऊपर जाते जाओगे, अब होता क्या है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे, एक मिनट रुको, नहीं सॉरी, एटमॉस्फेयर में इसका कुछ लेना देना नहीं, उसमें एटमॉस्फेयर में और भी फैक्टर्स हैं। पर एक जनरल चीज, आप ट्रोपोस्फेयर की बात करोगे, ट्रोपोस्फेयर मतलब उसके हर लेयर में टेम्परेचर चेंज होते हैं, उसका अलग अलग रीजन है। ट्रोपोस्फियर में जब तुम ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तुम्हारा टेम्परेचर ड्रॉप करता जाएगा। ठीक है, ठंडा होता जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे जितनी तुम हाइट पे राइज करते जाओगे, ये इससे ऊपर वाली मतलब फिर स्ट्रेटोस्फियर गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये इस तरीके से काम करती है। तो एक बहुत ही ज्यादा हाइट पे पहुंच के तुम्हारा अगर पानी की वाटर वेपर्स वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके वो जमने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइस क्रिस्टल्स बनना कोई रेयर चीज है। आइस के क्रिस्टल्स मतलब पानी जब जम जाएगा आसमान के अंदर ही, वो आम चीज है, वो वहां पे बनती ही रहती है। तो यूनिक नई चीज क्या है, कई बारी उनका एंगल, मेन चीज आती है कि वो किस एंगल पे, देखो जो हमने ये पूरा इफेक्ट पढ़ा इसमें सबसे मेन चीज ही एंगल है। मिरर तो तुम सामने सामने रख दो, पर एक एंगल होना जरूरी है उनके बीच में, तभी रिफ्लेक्शंस कैसे जाएंगी वो सब कुछ तभी कोऑर्डिनेट हो पाएगा। तो अगर आपकी किसी दिन
पूरा सनलाइट आ रही है, ठीक है, और ये जो आपके छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं ये इस तरीके से आपस में प्लेस्ड हैं कि यहाँ पे लाइट आसमान में ही रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो यहाँ क्या हमें मतलब अर्थ के ऊपर खड़े हुए कैसे दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे लाइट बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है बस एक दूसरे में, पर जो हम अर्थ पे खड़े होके हम देख रहे हैं इसे, हमें ये एज अ रेनबो दिखने लग जाता है इसके चारों ओर, क्योंकि यहाँ पे लाइट का जो ब्रेक डाउन होता है रिफ्लेक्शन से, उसके कारण यहाँ पे रेनबो इफेक्ट क्रिएट होने लग जाता है। तो ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, पर ये कहीं पे भी बन सकता है। रिसेंटली आपके बैंगलोर में ये विटनेस हुआ है, ठीक है। इसे 22 डिग्री हेलो भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस बनाता है सन के चारों ओर, वो 22 डिग्री का सर्कल का रेडियस बनाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे 22 डिग्री भी कहते हैं। क्लियर है? अभी आइस क्रिस्टल्स जो हैं ये एक खास टाइप के क्लाउड से भी जुड़े हुए हैं, जो आप मतलब तभी मैंने आपको कहा कि ये क्लाउड मतलब ये जो आइस क्रिस्टल्स बनना है ये आम बात है, बस इनका जो एंगल बनना है वो यूनिक है, ठीक है। सिरस क्लाउड्स, अब सिरस क्लाउड्स होते कौन से हैं वो भी मैं दिखाता हूं। ये देखा है तुमने, ये आसमान में ऐसे क्लाउड्स अक्सर ही आम दिनों में देखे होंगे। ये जो क्लाउड्स होते हैं इन्हें सिरस क्लाउड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो बहुत ही थिन थिन से क्लाउड दिख रहे होते हैं ये ना बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, ठीक है। ये अर्थ के मतलब सरफेस के पास नहीं होते, जो जितने डार्क क्लाउड होंगे वो उतने हैवी क्लाउड्स होते हैं और वो उतने अर्थ के पास होते हैं। ये बहुत ही लाइट क्लाउड्स होते हैं, एक दूसरे से एज अ स्ट्रेच्ड होते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से हल्के हल्के होंगे, बस जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे किसी कॉटन को हमने खींच के रख दिया हो वैसे की शेप बना लेते हैं। इन क्लाउड्स का नाम है सिरस क्लाउड्स। हम ज्योग्राफी में बाकी सारे क्लाउड्स भी पढ़ेंगे, मतलब वहां पे भी ये क्लाउड्स आएंगे, पर यहाँ पे सिर्फ एक जनरल बताने के लिए ये चीज क्लियर है। तो ये सिरस क्लाउड्स 5,000 से 13,000 मीटर ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं कि कर्लिंग लॉक हेयर जैसे दिखते हैं, मतलब वही खिंचे हुए वैसे से दिखते हैं, ठीक है। पतले होते हैं, विस्पी स्ट्रैंड्स का मतलब वो खिंचे हुए पतले पतले स्ट्रैंड्स, जैसे स्ट्रैंड्स का मतलब होता है लंबे लंबे बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे की जो क्लाउड्स होते हैं लाइट ग्रे कलर या वाइट कलर के होते हैं। ऐसे ऐसे तुम्हें प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो सिरस क्लाउड्स हैं, सिरस क्लाउड सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं बनते, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर बनते हैं, जैसे कि मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन सारे प्लैनेट। और आपका सैटर्न का जो वन ऑफ द मून है टाइटन, उसके ऊपर भी सिरस क्लाउड्स बनते हैं। देखो बारिश भी एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अर्थ के ऊपर होती है, ठीक है ना। आपका थंडर स्ट्रॉम या जो साइक्लोन्स हैं वो सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं होते, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ये फिनोमेनास होते हैं। ये जितनी भी फिनोमेना है, चाहे हवा चलना, चाहे तूफान आना, चाहे बारिश होना, चाहे बिजली कड़कना, इन्हें चलाने के पीछे फोर्स कौन सी है? कौन सी फोर्स चलाती है इन्हें? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ क्या है हमारे यहाँ? सन सर। सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट मतलब ऑफ लाइफ तो हमारे यहाँ पे सन है ना, पर वही मतलब सन अर्थ के ऊपर सब कुछ चलाता है। चाहे वो एक प्लांट की ग्रोथ हो, चाहे वो तूफान हो, हर चीज, हवा भी सन के कारण चलती है। जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं बनेगा हवा नहीं चलेगी। ये सेम चीज किसी और प्लैनेट पे भी होती है, क्योंकि सन तो हर जगह ही अपनी लाइट पहुंचा रहा है, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में। तो वहां पे भी मतलब अलग अलग तरीके से फिर उनकी क्या है कि कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। जैसे कि आ, किसी सिरस क्लाउड में मतलब कई होंगे सिरस क्लाउड्स अमोनिया से बने होते हैं, कई मिथेन से बने होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे वाटर से बने हैं, बस बनते सारे आइस हैं, ठीक है। सिरस के अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बस ये चीज होती है, ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये एक बार दोबारा क्लाउड देख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर फिर ये जैसे हमारे यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं तो मतलब हमें रेन वाटर प्रोवाइड हो जाता है उससे। हाँ फिर जी। ऐसे जब हम और प्लैनेट्स के लिए देख रहे हैं
तो उसमें फिर जैसे अमोनिया या मीथेन से बने हैं, तो फिर पानी के साथ मीथेन या अमोनिया प्रेजेंट होके बरसता है उधर? नहीं नहीं, वहां पानी है ही नहीं ना। हर प्लैनेट पे प्रॉपर्टीज अलग हैं। जैसे सैटर्न में, जैसे हमारे यहाँ पे जब बारिश होती है, मतलब एक थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जब थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है, बारिश होती है, तूफान आएगा। सैटर्न के ऊपर जिस दिन थंडर स्टॉर्म आना होगा, जिस दिन वहां पे बिजली कड़क रही होगी और साथ में बारिश आनी होगी, वहां पे बारिश नहीं आती, वहां पे डायमंड्स गिरते हैं। तो तभी कहते हैं अगर कोई पर्सन सैटर्न तक पहुंच जाए, वो जितना अमीर होना चाहे हो सकता है, क्योंकि वहां पे हर बारिश का मतलब है डायमंड का गिरना। आसमान से लिटरली डायमंड्स गिरते हैं वहां से। मतलब वहां पे कंपोजिशन उनकी इस तरह की बन जाती है बिल्कुल, कि जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उसी के अकॉर्डिंग क्लाउड्स बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बारिशें होती हैं। ठीक ओके है। ओके सर, थैंक यू। सबके ऊपर भी बारिश नहीं होती, ये भी मतलब ऑल वाली स्टेटमेंट तब भी गलत है। मार्स जैसों के ऊपर कुछ भी नहीं गिर रहा बेचारों के ऊपर, सिर्फ पर वहां पे तूफान आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स तुम्हारे मार्स के ऊपर आते हैं। सेकंड करंट अफेयर है आपकी हज यात्रा बारे, हज पिलग्रिमेज बारे। हज के लिए लोग कौन सी कंट्री जाते हैं? सऊदी अरेबिया सर। सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। तो बेसिकली कोविड के चलते हुए और खासकर इंडिया में जो सेकेंड वेव आई हुई है पेंडेमिक की, इसके चलते हुए इंडिया में से सिर्फ 5,000 लोगों को सऊदी अरेबिया अलाउ कर रहा है वहां आने के लिए। तो जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें से सिर्फ 5,000 लोगों को वहां आने दिया जाएगा इस साल हज के लिए। ठीक है, एक तो सऊदी अरेबिया में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए, और दूसरा वायरस से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ज्यादा ट्रैवल ना कर पाए। ठीक है। तो ये हज होता क्या है? ये ना इस्लामिक, एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज मानी जाती है मक्का को। ठीक है, जो मुसलमानों के लिए सबसे होलीएस्ट सिटी है, सबसे पवित्र शहर उनका माना जाता है मक्का। ये बेसिकली हर मुस्लिम की ड्यूटी मानी जाती है कि उसे अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बारी, हर एडल्ट मुस्लिम को मक्का ही जर्नी करनी ही होती है। पर उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि सबको फोर्सफुली करनी पड़ेगी, उसे फिजिकली फिट होना चाहिए और फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे फैमिली भूखी मर रही है और वो हज पे गया हुआ है। ठीक है, अगर फैमिली वेल फेड है और वो फिजिकली ठीक है, तब ये ड्यूटी बनती है कि उसे हज पे पूरी उम्र में एक बार जाना ही जाना है। आपने हज की अगर कभी न्यूज में या कहीं पे कोई वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक बॉक्स करके है, उसे कहते हैं काबा, हाउस ऑफ गॉड, उसे काबा कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में वो है। वो जो जगह है, आपके सारे के सारे दुनिया में जितने भी आपके मस्जिद भी बनते हैं ना, मस्जिद की जो प्रेयर की डायरेक्शन होती है, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि दुनिया भर में जब भी मुस्लिम्स प्रे करें, वो हमेशा काबा को फेस करके प्रे करें। ठीक है, तो वो काबा की तरफ फेस करके प्रे करते हैं। अब ये जो काबा होता है, उसके चारों ओर काउंटर क्लॉकवाइज घूमना होता है, क्लॉकवाइज नहीं। देखो जो इंडियन रिलीजन्स हैं, हम हर जगह, चाहे आपके बुद्धिस्ट स्तूपास हो या कहीं पे, वहां पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज तुम्हें घूमना है काबा के चारों ओर 7 बारी। ठीक है, इस पिलग्रिमेज की इसमें क्लियर है। मक्का इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद वहीं को बिलोंग करते थे, और मदीना के बाद वो लोगों को लेके मक्का ही आए थे, और वहां पे जो रिलीजन था उसे एबॉलिश करके इस्लाम की फाउंडेशन वहां रखी थी। काबा भी वहीं पे बना हुआ है, जहां से मतलब ये शुरुआत हुई। मतलब बाकी वहां पे और मूर्तियां सारी तोड़ दी गई और इस्लाम की बेसिक फाउंडेशन रखी गई। नेक्स्ट तीसरा जो करंट अफेयर है वो एक देश के बारे है, बेलारूस के बारे। देखो बेलारूस पिछले साल भी एक बारी, मतलब पहले आपके करंट अफेयर मैगजीन्स में फीचर हो चुका है, अब फिर से आया है। तो एक बारी अब आपने क्या काम करना है, ये चीज अब ध्यान से सुन लो, खासकर जिन्होंने इस साल पेपर देना है। खैर मई की मैगजीन तो अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, तो सबने ही ये काम करना है। आपका जो पूरा यूरोप का मैप है ना, यूरोप की 2-3 कंट्रीज लगातार फीचर हो चुकी हैं और बहुत सारे इलाके फीचर हो चुके हैं।
यूरोप के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रेट हैं और जो सीज हैं, ये सब के सब, और जो कैपिटल सिटीज हैं, इन्हें नॉर्थ टू साउथ जो अरेंज हो सकती हैं, और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जैसे अरेंज करना है उस तरीके से अरेंज करके, मतलब बाकियों के तो खैर नाम और लोकेशन किस कंट्री में पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं, ठीक है, जैसे सीन रिवर कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे सारी की सारी रिवर्स का नाम याद रखो। तो बेलारूस में हुआ क्या है बेसिकली, देखो दुनिया की क्रैकडाउन का किस हद तक का लेवल, सरकारों का क्रैकडाउन करने का, लोगों को अरेस्ट करने का किस हद तक लेवल बढ़ा हुआ है आजकल, वो बेलारूस के इस इंसिडेंट से दिखता है। हुआ क्या है, एक फ्लाइट ट्रैवल कर रही थी जो सिर्फ बेलारूस के ऊपर से उड़ रही थी, मतलब कमर्शियल प्लेन था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कमर्शियल प्लेन जा रहा है, कोई मिलिट्री प्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। उसके अंदर एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है जो बेलारूस की सरकार की बहुत क्रिटिसिज्म करता है। तो बेलारूस की सरकार ने क्या किया कि जैसे ही, मतलब पहले ऑब्वियसली उसके ऊपर नजर रखी होगी कि वो बंदा फ्लाइट चढ़ रहा है, वो फ्लाइट जैसे ही बेलारूस की, देखो जैसे ही तुम्हारी एयर, जो हर कंट्री के ऊपर एयर स्पेस है उस कंट्री को बिलोंग करती होती है, तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो कमर्शियल फ्लाइट लैंड की, बेलारूस ने अपने वॉर प्लेन्स भेज दिए। होता क्या है फिर, कमर्शियल फ्लाइट को दोनों साइड से वॉर प्लेन्स घेर के ये बोलते हैं कि तुम लैंड करो, ठीक है, ऑब्वियसली अंदर पैसेंजर्स हैं, तो लैंड फोर्सफुली करवाया उस प्लेन को, और उसके बाद जो उसके अंदर वो जर्नलिस्ट था उसे अरेस्ट करके ले गए। ये यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में और यूरोप की सारी कंट्रीज जो, मतलब खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। और वहां पे ये इंसिडेंट्स हो जाना, यूरोप में इंसिडेंट्स हो जाना, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंस, मतलब ये बहुत बड़ा एक उनके ऊपर, मतलब उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंस था। तो अब यही सोचा जा रहा है कि बेलारूस के ऊपर कैसे एक सैंक्शन लगा दी जाए या क्या किया जाए। तो बेलारूस बिल्कुल आइसोलेट भी हो सकता है आपके यूरोप में, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेलारूस फिर रशिया की तरफ होने लग जाएगा, वो वैसे भी रशिया की तरफ है, थोड़ा और ज्यादा होने लग जाएगा। इससे पहले बेलारूस न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड भी हो चुका है, ठीक है, लोगों का अपने प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास नहीं है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे थ्रेटन कर रही हैं, तो ये चीजों से अब और ज्यादा आइसोलेशन होगी लोगों का। ऑब्वियसली अगर इस देश के लोगों को कोई फ्लाइट किसी और कंट्री में नहीं जाने दे रहे, मतलब अगर बेलारूस की फ्लाइट्स दूसरी कंट्रीज बंद कर देती हैं यूरोप की, तो ऑब्वियसली इसके लोग भी सारे फंसे रहेंगे, तो लोगों के अगेंस्ट और, मतलब लोगों में और ज्यादा गुस्सा भड़कने लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, वो जो जर्नलिस्ट भी है ना, वो बेलारूस का सिटीजन नहीं है, वो पोलैंड का सिटीजन है। तो तुम किसी और कंट्री के सिटीजन को जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा अगेंस्ट क्रिटिसाइज करता है तुम्हें, तुम उसे अरेस्ट कर रहे हो अपने एयरवे के ऊपर, ठीक है। ये जो तक प्रॉब्लम है, इसके कारण बेसिकली आपकी सारी कंट्रोवर्सी बनी है। तो ये आसपास एक जनरल मैप दे दिए कि बेलारूस कहाँ लोकेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रशिया की तरफ आने इंक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सारी बॉर्डर्स बंद हो जाती हैं तो सिर्फ रशिया ही है जिसकी तरफ एक्चुअली कनेक्टेड रह सकता है। वैसे भी बेलारूस के प्रेसिडेंट और उन सबका झुकाव रशिया की तरफ है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर दूसरी साइड पे यही चीजें देखी जा रही हैं कि किस तरीके से बेलारूस की ये जो हरकत है उसे रिवर्स किया जा सके। तो बेलारूस को पहले वार्निंग दी गई है कि उस जर्नलिस्ट को रिलीज कर दें, अगर नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं थोड़े दिनों में फिर करंट अफेयर बनेगा ही बनेगा। तो आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, देखो किसी भी कंट्री, अब जितनी यहाँ पे फीचर होगी, स्लोवाकिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारी लिख के रख लो। पोलैंड के आसपास कौन सी हैं, ये लिख के रख लो। हंगरी होगी आपकी, जर्मनी होगी, ये सारी की सारी इस तरीके से लिख के रख लो। आपने एटलस खोलनी है, एटलस में से ये जितनी मैंने चीज़ें बोली हैं ये सारी की सारी आपने एटलस में से कवर करनी है साथ के साथ, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी चीज़ स्टडी हो सके। क्लियर है? Yes, sir.
अब नेक्स्ट चीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो आपके चाहे 2020 में लॉकडाउन लग रहे थे, चाहे अभी लॉकडाउन लग रहे हैं, आपके इंडिया के अंदर पैसे का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इंडिया में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर बेस्ट नोन रीजंस टू देम, कि अचानक ही क्या हो गया है, पर बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में लग रहा है। इसका एक और भी तरीका हो सकता है देखने का, क्योंकि इंडिया में टॉप इन्वेस्टर्स एक्चुअली जो है ना, उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर है और तीसरे नंबर में मॉरिशस है। सिंगापुर और मॉरिशस में प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ना टैक्स हेवंस है। ठीक है, इसे देखने का दूसरा जो तरीका होगा, ये दोनों ना टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का क्या मतलब होता है? इंडिया में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंगापुर या मॉरिशस में कोई कंपनी खोल देते हैं, मतलब फेक शेल कंपनी जिन्हें कहते हैं, कि बस एक नाम की कंपनी खोली हुई है, सारा पैसा हवाला के थ्रू वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद वहां से पैसा इंडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया को। क्योंकि मॉरिशियस और सिंगापुर चलो सिंगापुर तो तब भी डेवलप्ड एक फाइनेंशियल सेंटर है। मॉरिशियस तो इतू सा है और इतना गरीब देश है, और वहां से एक टाइम पे मॉरिशियस से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आता था। वो मानना ही ये जाता था कि इंडिया वाले अपना पैसा बस रोटेट करके इंडिया में दोबारा लेके आते हैं। वो दिखने में ऐसा लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में, पर एक तरह से जो ब्लैक मनी है वही रिसाइकल होके फिर इंडिया में किसी कंपनी के तौर पे आएगा, तो ऑब्वियसली व्हाइट मनी बन जाएगी। तो ऑब्वियसली इस तरीके से ये काम करते थे। टैक्स हेवन ये कैसे बनते हैं? देखो, टैक्स हेवन व्हाइट मनी फिर मतलब इंडिया में क्यों नहीं ऐसे कर देते, मतलब डायरेक्टली शो क्यों नहीं कर देते, ऐसे घुमाना क्यों पड़ता है? ये कुछ कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया ने ना ट्रीटी साइन की हुई है। अब तो खैर हमने मॉरिशस से टर्म पहले से स्ट्रिक्ट कर दिए, तभी मॉरिशस नंबर 1 से नंबर 3 पे चला गया। पर एक टाइम मॉरिशस, इंडिया का 60% एफडीआई मॉरिशस से ही आता था। तो ये जो चीज है मॉरिशस के साथ, मतलब क्या था, मॉरिशस के साथ हमने ना एक होती है ट्रीटी जिसे कहते हैं डबल टैक्सेशन टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। देखो, जो भी कंपनीज या कोई भी इंडिविजुअल दो या दो से ज्यादा कंट्रीज से पैसा कमा रहा है, मतलब ये चलो दो कंट्रीज के बीच में लगाते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जो मॉरिशस के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी काम कर रही है, उसके ऊपर दोनों जगह टैक्स ना लगे। अगर उसने कमाई एक जगह की है, उसके ऊपर दोनों कंट्रीज टैक्स नहीं लगाएंगी। तो कंट्रीज करती क्या है, कंट्रीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम ये वाला जो स्पेसिफिक चीज है इस पे तुम टैक्स लगा लेना, ये वाले टॉपिक पे हम लगाएंगे। तो ऐसे ही आपके कई टैक्सेस है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट 25% है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी इंडिया में है उसे 25% अपनी इनकम का टैक्स देना ही पड़ता है, रेवेन्यू का टैक्स देना ही पड़ता है 25%। पर वहीं पे दूसरी साइड पे मॉरिशस ने क्या किया होता, मतलब मॉरिशस कैसे टैक्स हेवन बनता है। अब हमने कॉर्पोरेट टैक्स, हमने ये बोल दिया कि कोई भी कंपनी जो मॉरिशस की है और वो इंडिया में बिजनेस करती है, हम उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर मॉरिशस लगा सकता है। मॉरिशस में अब लूप होल क्या था, मॉरिशस में कॉर्पोरेट टैक्स 0% था। तो तुमने मॉरिशस में भी टैक्स नहीं भरा, इंडिया में पैसा आया, इंडिया में भी टैक्स नहीं भरा, तो वहां से किसी ने लेट्स सपोज 1 करोड़ भेजे, वो 1 करोड़ के 1 करोड़ अब वाइट मनी में है। ये होते हैं टैक्स हेवन्स। ऐसा नहीं है कि टैक्स हेवन अभी भी खत्म हो गए कुछ, क्योंकि पॉलिटिशियंस का भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा इसमें। तो ये कभी भी कोई भी कंट्री में नहीं, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स हेवन से पैसा घूम के अमेरिका में भी आता है। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि जितनी हमें एफडीआई दिखती है एक्चुअली वो एफडीआई एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, वो इस तरीके से मैनिपुलेटिव मनी भी होती है उसके अंदर। क्लियर है? अब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एफडीआई आई है वो गुजरात में आई है। इंडिया का 37%, 37% सिर्फ गुजरात में एफडीआई आई है। उसके बाद महाराष्ट्र 27% कर्नाटका 13%, और बाकी सारे देश में टोटल मिला के 23% है। तो खुद देखो, ये 3 स्टेट्स
मैं तुम्हें पहले मैंने एक बार तुम्हें लेक्चर में बोला है कि आने वाले टाइम में जो साउथ है नॉर्थ से ज़्यादा अमीर होने वाला है। उसका मेन कारण ही ये है कि जितना बाहर से पैसा भी आता है वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में लगता है। ये 23% को भी आगे डिवाइड करेंगे ना, इसमें भी मेजॉरिटी शेयर तुम्हारे साउथ इंडिया का होगा पक्का। और नॉर्थ में सिर्फ दिल्ली गुड़गांव ये वाली जगहें होंगी। बहुत ही कम पैसा नॉर्थ में होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है बहुत टाइम से, क्योंकि वहां पे सी पोर्ट्स ये सारी चीजें होने के कारण ऑब्वियसली इंटरेस्ट उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? नहीं? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने आप में 3 तरीके की होती है। एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं और कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इंडिया की किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाना। वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो इंडिया में, मतलब कोई फिजिकली कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, मतलब ऐसी कोई चीज जो तुम देख सकते हो जिसमें लोग काम कर रहे हैं सब कुछ। एक और भी चीज होती है जिसे कहते हैं FII, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा होता है जो सिर्फ जैसे स्टॉक मार्केट जैसी चीजों पे ऊपर जो पैसा लगता है उसे FII कहते हैं। FDI का पैसा आपका ये बाकी चीजों के ऊपर लगता है, जो फिजिकल एसेट होते हैं। तो अगर किसी कंपनी के अंदर मतलब कोई नई कंपनी बनाने पे पैसा लग रहा है, या कोई ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, कंपनी के अंदर पैसा लग रहा है कि उस कंपनी को और उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, सॉरी शेयर्स कह दिए, उसके अंदर ओनरशिप खरीदी जा रही है, उस तरीके से शेयर्स की बात रेफर कर रहा हूँ, तो उसे कहेंगे कि वो FDI है। नहीं तो उसे FDI नहीं, FII। जब सिर्फ पैसा लगता है और उसका रिटर्न भी पैसा ही है उसे FII कहते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? नो सर। तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर। कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में?